डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने स्ट्रगल के सबसे अहम पड़ाव एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, जो बहुत चर्चित एक रीट मेंस का एग्ज़ाम जो है पूरे राजस्थान के लिए बहुत चर्चित एग्ज़ाम था, आपने उसको बहुत सफलता से पार किया होगा। और अब आपको क्यूरियोसिटी है कि की क्या रहेगी, आंसर कितने सही है हमारे, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए विदाउट डिले, यानी ज़्यादा कोई देरी किए बिना, क्योंकि मुझे पता है आप सब जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीट मेंस लेवल 2 की इंग्लिश पार्ट का सॉल्यूशन। और हमारे अनुसार जो सॉल्यूशंस सही है, हमें जो लगता है कि सही आंसर्स ये माने जाने चाहिए, उसके लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बिना कोई देरी किए अपने आंसर्स का जो सीज़न है उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके सामने है कल्प इंग्लिश एकेडमी, जो नेवर क्विट एंड यू विल नेवर लूज। भले ही आपका एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो सकता है कुछ कमी रह गई हो सकता है अच्छी तैयारी करने के बावजूद कई बार पेपर अटेम्प्ट करने में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो। डोंट बॉदर अबाउट इट, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। ज़िंदगी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर खड़ी है, और भी बेहतर लेके खड़ी है। मैं खुद 33,000 की 1000 की भर्ती में रह गया था, लेकिन आज जब मैं उसको सोचता हूँ, उस टाइम बहुत निराशा भी हुई थी, तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुआ। तो ज़िंदगी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर खड़ी है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत बधाई है, लेकिन अगर थोड़ी कमजोरी, थोड़ी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो निराश मत होना। नेवर क्विट बिकॉज यू विल नेवर लूज़। अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो कभी लूज़ नहीं होंगे। हमें आप यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, कल्प इंग्लिश एकेडमी। बिना कोई देरी किए हम इस तरीके से एक लंबी क्लासेस में नहीं जाएंगे, बल्कि एक सीधा अपनी आंसर की को आपके सामने रखेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 66 नंबर क्वेश्चन है। ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर। मैं पेपर भी आपके सामने ही खोल लेता हूँ कि जिससे समझने में आसानी रहे कि एक्चुअल में पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा, और पेपर जो आया है उसमें आंसर्स के ऑप्शंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो 66 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ से मेरे पास जो है इंग्लिश का जो है पार्ट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर, उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना था, तो सेड टू मी आस्क्ड में बदल जाएगा हाउ माई मदर वॉज। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, हाउ वॉज कर देते हैं, जबकि जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम उसको एक स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। तो मैंने आपको सक्सेस मंत्र और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बताया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो इस तरीके से होता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव में जो आगे होती है उसको पीछे ले आते हैं इस तरीके से वॉज। यानी जो ए ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से सही है। दूसरा वन वर्ड का क्वेश्चन है, पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, जो केवल खुद के बारे में सोचता है, उसके अंदर ईगो होता है, इसलिए ऐसे पर्सन को ईगोइस्ट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इसमें नाउन क्लोज बताना था। और स्टूडेंट, एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लोज के बारे में जानकारी दी थी, और मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन करते हैं, इसीलिए जो क्लोज सब्जेक्ट का काम करे वो नाउन क्लोज होता है, जो दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है वो नाउन क्लोज का कौन सा भाग है, दैट यू हैव कम, कि तुम आए हो, इससे शुरू होती है। ये मैंने पहचान भी बताई थी। तो डी ऑप्शन जो है, ये पोर्शन जो है वो नाउन क्लोज का काम यहाँ पर कर रहा है। 69 है, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हिम, इसकी एक्टिव फॉर्म बतानी थी आपको, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर सी होगा, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आई वॉज इन्वाइटेड, क्योंकि इन्वाइटेड था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में एम है और जो वर्ब है, और मी टू गो टू द पार्टी, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आए हैं जो सिली हो सकते हैं या वो हो ही नहीं सकते, इसलिए ये सही ऑप्शन है। यस स्टूडेंट, 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आई ब्लैंक में मीट वर्ब को भरना है हिम यस्टरडे। तो आपको देखिए, मैंने आपको बताया था टेंस की सक्सेस मंत्र में कि अगर पास्ट का कोई एलिमेंट आ जाता है
पास्ट यानी फिनिश टाइम का कोई भी एलिमेंट आ जाता है, चाहे अगो हो, 2 days अगो, 3 days अगो, यस्टरडे, मैनी ईयर्स अगो, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, पास्ट सिंपल आएगा। तो सी ऑप्शन जो मेट है वो बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ही कट द एप्पल ब्लैंक अ नाइफ। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज का यूज करते हुए कोई चीज करते हैं, यानी एज ए इंस्ट्रूमेंट किसी चीज को यूज करते हैं, तो विथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 71 तक हमने कर लिए हैं और अब देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम जाते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, इसमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे रखा है और इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है और उसको सही बताना है, करेक्ट बताना है आपको कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये ओपन और रियल कंडीशन का है और ओपन और रियल कंडीशन में जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओपन और रियल कंडीशन एक ऐसी खुली और वास्तविक शर्त को बताता है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या होता है, इफ क्लोज जो होता है वो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, और मेन क्लोज जो होता है वो फ्यूचर सिंपल में आता है। तो फ्यूचर सिंपल के हिसाब से यहाँ पर विल वुड नॉट की जगह विल नॉट हो जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर के रूप में आपके सामने आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, 73 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक पोइम से है और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप अवनी के स्टूडेंट रहे हुए हो, अवनी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें मैंने ये पोइम्स दी थी और ये पोइम एज इट इज एग्जाम में आई है। और इससे पहले प्री का जब एग्जाम हुआ था, रीट प्री का एग्जाम, तो उसमें मैंने जब हम K&M के अंतर्गत पढ़ाते थे तो उस टाइम भी मैंने एक पोइम दी थी सरोजनी नायडू की, जो एज इट इज वो प्री के एग्जाम में आई थी। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से होता है कि एक लंबा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम के साथ करते करते एक जनरल आइडिया बनने लगता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पोइम जो है वैसे के वैसे आपको मिली होगी और स्टूडेंट्स ने एक दो के फ़ोन भी आए कि सर वो पोइम तक एज इट इज आ गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को लेकर। तो व्हाट डिड गॉड पॉर ऑन मैन, ह्यूमन बीइंग पर गॉड ने क्या पॉर किया, ये पहली लाइन, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय। तो इसका मतलब उसने पास में ही ब्लेसिंग्स दे रखे। तो क्या पॉर किया, क्या उड़ेला ह्यूमन बीइंग पे, ए आंसर ब्लेसिंग्स जो है वो सही आंसर होगा। यस स्टूडेंट, 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसको चेंज करना है, एक्टिव एक्टिव पैसिव दोनों में, एक्टिव में भी आ सकता है, पैसिव में भी आ सकता है। ये मैंने आपको सक्सेस मंत्र के वॉइसेस के सीरीज में बताया था। और आप देखिए स्टूडेंट, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट है। तो अब आपको ये बात तो तय हो गई कि ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो बाई के बाद रिपीट नहीं होता था, रिपीट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पीपल, ओके, अक्यूज्ड, वॉज एक्यूज है तो आपको देखना था कि यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म इसमें दी हुई है। बाकी सेंटेंस में कोई, क्योंकि सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनको पता है कि इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली इतनी बात नहीं है, जितना कि ये था कि अक्यूज अगर आया है तो यहाँ वॉज एक्यूज अगर दिया हो तो इस निश्चित रूप से यहाँ पर अक्यूज ही होगा। ये आपको अक्यूज वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और हिम, बी ऑप्शन में हिम नहीं दे रखा है, दे थेफ्ट अक्यूज टू हिम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। यस स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। अब आप देखिए कि ही सेड आई एम ए स्टूडेंट है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही माना है मैंने, ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। तो आपको पता है सेड है तो इसमें चेंज हो जाएगा, एम का वोज बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेड का सेड रह जाएगा, दैट कनेक्टिव के रूप में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा उतर जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें सही है। ओके स्टूडेंट, 76 क्वेश्चन में आते हैं हम। 76 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट करनी चाहिए। ये आपको पता है कि ये मोल्डिंग ऑफ मेटल से जुड़ा हुआ मामला है। जब लोहा गर्म होता है तभी उसको सही आकार में ढाला जा सकता है। ठंडे लोहे को
सही आकार में नहीं ढाला जा सकता। ये हिंदी में भी वैसी की वैसी कहावत है कि अभी तो लोहा गर्म है उस पर चोट करो, मतलब जिस तरीके से उसको ढालना है वैसे ढालो। इसका मतलब लोहा गर्म होने का मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आपके सामने है तो सही मौके पर चोट करने का मतलब हो गया उसका लाभ उठाने से। तो यहाँ पर ये जो है टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज सून एज इट एग्जिस्ट, जैसे ही आपके सामने आए उस मौके का फायदा उठाइए। तो 76 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शंस में कई जो पेपर्स है उसमें वेरिएशन मिले, लेकिन ये जो अंदर उसका जो आंसर है वो बिल्कुल वही मानिए आप। ऑप्शंस हो सकता है किसी पेपर में अलग हो, क्योंकि पेपर स्कीम में इस तरीके से भी आजकल पेपर आने लग गए कि ऑप्शंस भी चेंज होने लग गए हैं। ओके स्टूडेंट, एंटोनिम ऑफ काम, ये हमने आपको जो हमारी वोकैबुलरी सेशन है उसमें बताया था। एंटोनिम ऑफ काम, काम का मतलब होता है शांत। तो अगर आप 77 नंबर क्वेश्चन में आएंगे अनपर्टर्ब्ड, तो मतलब पर्टर्ब नहीं है, वो भी शांत हो गया, और सीरिन का मतलब भी शांत हो गया, और ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत हो गया। तो एंटोनिम जो उसका हो गया डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ काम डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग, प्रॉपर नाउन बतानी थी इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है किसी व्यक्ति या स्थान के का नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो जय सिंह यहाँ पर सी ऑप्शन में सही आंसर है। जय सिंह जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, वोकैबुलरी सेशन में द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस, कन्फेस का सिनोनिम बताना है। कन्फेस का मतलब ही होता है कबूल करना या फिर किसी चीज को मानना, मानना या कबूल करना, उस चीज को मान लेना, कबूल कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडमिट, स्वीकार करना। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये डिनाई मना करना है, रिफ्यूज भी मना करना है, और डिक्लाइन भी मना करना है। तो तीनों ऑप्शन जो है वो कन्फेस के एंटोनिम है, जबकि हमें बताना है सिनोनिम, इसलिए एडमिट जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ही ब्लैंक नॉट एंटर माई हाउस अगेन, यहाँ पर ब्लैंक है, आपको बताना है कमांड के रूप में क्या आएगा। तो कमांड के रूप में मेरे हिसाब से कमांड जो है वो विल जो है कमांड को एक्सप्रेस करता है। ही विल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो मेरे घर में दोबारा नहीं आएगा। तो इसका मतलब आना चाहिए, दोबारा आना नहीं चाहिए वो मेरे घर में, तो विल। ओके स्टूडेंट, बाकी देखिए कैन जो है वो इम्पॉसिबिलिटी को बताता है। शैल यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि शैल इस रूप में यूज नहीं हो सकता, और वुड जो है वो इस रूप में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग अ जर्नी, तो यहाँ पर द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब अलाउ फॉर, अलाउ फॉर का मतलब होता है उसको इजाजत दे देना, उसको एडमिट कर लेना। तो इंक्लूड समथिंग इन अ प्लान और कैलकुलेशन, अपनी प्लानिंग में, अपनी योजना में किसी चीज को शामिल करने को क्या कहते हैं, अलाउ फॉर कहते हैं। उसको अलाउ करना, अलाउंस का मतलब ही होता है उसके लिए व्यवस्था करना। तो शामिल करने को इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अलाउ फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो जाएगा। और आगे है व्हाट अ फूल यू आर, तो इसका मतलब तुम कैसे मूर्ख हो, इसका मतलब ये पूछ नहीं रहा है, ये अपने को सिंपल सेंटेंस में उसको चेंज करना था। तो इसके हिसाब से करेक्ट असर्टिव फॉर्म अपने को बतानी थी। असर्टिव फॉर्म का मतलब सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यू आर ए ग्रेट फूल जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। यू आर फुलिश, नन बट यू आर ए फूल, या यू आर मोर और लेस ए फूल जैसे ऑप्शन इसमें सही नहीं होंगे। आगे है एप्पल वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना था। तो एप्पल जो है ये एप्पल इस तरीके से जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें आएगा। कई जगह अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो आपको इस तरीके से भी इसका जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिल सकता है, यानी अ जो है वो आ भी सकता है ना भी आए, पर अपने ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमने सी ऑप्शन जो है वो सही माना है। 84 डच शी स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको जो एग्जाम के टाइम, एग्जाम के लिए मैंने जो सक्सेस मंत्र सीरीज चलाई थी उसमें वॉइसेस में मैंने ये सेंटेंस दिया था, इस तरीके से डज का यूज बताया था। तो मैंने कहा डज इज एम आर में चेंज हो जाता है और इंग्लिश के हिसाब से इज आएगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, सी हर में चेंज हो गया। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट काफ़ी कुल मिला के पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है अभी तक,
तो आगे बढ़ते हैं और आगे जो 85th क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द हाईएस्ट यूजफुल एम्बिशन इन द बेस्ट कॉलेजेज। यस स्टूडेंट, 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रोज का एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है और इस हिसाब से अगर आप इसकी सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे तो इवन द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन इन द प्रेस्टिजियस कॉलेज इज टू पास द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करना किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एट देयर बी कॉलेजेस। यानी कहने का मतलब वो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आगे भी उसमें अगर आप देखोगे, एंड देयर बी कॉलेजेस दैट आर मोर प्राउड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अमंग देयर एलुमनाई। यानी वो एलुमनाई को अपना ब्यूरोक्रेट्स का उद्देश्य होता है कि किसी तरह नौकरशाह बन जाए, यानी कहने का मतलब सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर पहुंचे। यही आजकल हाईएस्ट यूजफुल एम्बिशन है बेस्ट कॉलेजेस का, टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। तो बी ऑप्शन जो है पैसेज के हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सही आंसर होगा। देखिए स्नफ्ड आउट मीन्स, देखिए स्टूडेंट स्नफ आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटा देना, स्नफ आउट। तो वहां पर डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि किल्ड ही इसमें सही ऑप्शन है। स्नफ आउट का मतलब किल्ड हो गया, मार देना, हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहां पर किल्ड सही ऑप्शन है। इट रेन्ड हैवीली सेंटेंस आया था और रेंड को अंडरलाइन कर किया हुआ था और पूछा गया था कि इसमें रेंड जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, स्टूडेंट्स ने आराम से इसमें जो किया है वो वर्ब ही किया है। तो बिल्कुल उनका आंसर जो है वो यही सही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि बहुत ही आसान जो है वो पेपर है, वो आपको दिख रहा है। तो अगर आपके आंसर इनमें से कुछ अलग है और आपको इंक्वायरी करनी है कि भाई किस तरीके से ये अलग हुआ हमारे अनुसार तो ये होगा, तो आप जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हो। मैं आपको सेटिस्फैक्टरी उसका आंसर दूंगा। देखिए स्टूडेंट आगे है कोल्ड, इस तरीके से एक फ्रेजल वर्ब एक फोनेटिक ट्रांसक्राइब किया हुआ था और पूछा गया था कौन से वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ये होगा। तो आपको स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है कोल्ड, ठंडा, जो कोल्ड वर्ड है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारे अनुसार। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, कॉमन फ्यूचरिटी। देखिए स्टूडेंट 89 नंबर क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो 89 नंबर क्वेश्चन में आई ब्लैंक है, फिर B16 ऑन मंडे सिंपल फ्यूचरिटी पूछी थी। तो सिंपल फ्यूचरिटी के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें कि मैं अगले मंडे को 16 को जाऊँगा, तो यहाँ पर आई के साथ विल शैल जैसे हम फ्यूचर में यूज करते हैं, तो आई के साथ सिंपल फ्यूचरिटी के सेंस में शैल का यूज करते हैं, तो शैल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ। अब ये एग्जाम्पल क्या होता है कि कई बार ये एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें क्या किया, इज किया है, ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ब्रेड अलग चीज मानी गई, बटर अलग मानी गई, गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छे, अलग अलग आप इनको अलग अलग खाते हो। इसमें ये कहीं नहीं है कि आप उनको मिलाकर एक ब्रेकफास्ट की तरह एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हो। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर है डी यानी आर सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें वैरायटी है, अलग अलग आंसर कीज में उसको बताया गया। अब ब्रेड एंड बटर, फिर कई स्टूडेंट सोचेंगे वर भी तो हो सकता है, वर गुड फॉर हेल्थ, यानी इसका मतलब तो क्या हुआ, पहले होते थे अब नहीं होते, ये एक जनरल स्टेटमेंट है इसलिए इसमें प्रेजेंट आएगा आर। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रीड द पैसेज पोएम केयरफुली। फिर से पोएम को ध्यान से पढ़ना है आपको। और इसमें पूछा है कि व्हाट इज फ्रीडम, पहला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे, फ्रीडम इज द राइट टू डू एनीथिंग दैट प्लीजेज यू। ठीक है, तो इसमें आप देखिए द राइट टू वायलेट एनी रूल, टू चीट, द राइट टू ब्रेक लॉ। सी ऑप्शन तक कोई भी सही आंसर नहीं है। डी ऑप्शन द राइट टू डू एज वन प्लीजेस, डायरेक्टली सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। इसलिए जिस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि सही ऑप्शन इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एन ओड। जी हाँ स्टूडेंट, ओड की फीचर मैंने आपको सक्सेस मंत्र में, मैंने जब आपको ओड के बारे में क्वेश्चन पूछा था तब मैंने बताया था एलिबरेट स्टाइल में लिखी जाती है, एलिवेटेड, भव्य,
बहुत ही शानदार स्टाइल में पोएम ऑफ एड्रेस को ओड कहते हैं। तो एलिवेटेड स्टाइल उस जगह, एलिबोरेट और एलिवेट ये दोनों वर्ड मैंने यूज में लिए थे, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। तो एलिवेटेड स्टाइल होगा, आपको ध्यान रखना है। इसका 92 का जो आंसर है वो एलिवेटेड स्टाइल होगा। एपिक टेक्निक, सैरकास्टिक स्टाइल या कॉमिक स्टाइल, सैरकास्टिक और कॉमिक स्टाइल दोनों नहीं होती, एपिक टेक्निक की बजाय एलिवेटेड स्टाइल होती है, उच्च स्तरीय इसमें पोएम ऑफ एड्रेस होती है और बहुत अच्छे लेवल की स्टाइल के साथ, वर्ड्स के साथ किसी चीज को एड्रेस किया जाता है। ओके स्टूडेंट, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द फ्लावर्स एंड लाइट डांस्ड ऑन देम। तो देखिए सन को स्माइल करते हुए दिखाया गया है और फ्लावर्स को डांस करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि उनको ह्यूमन एक्टिविटी के साथ दिखाया गया, इसलिए ए जो ऑप्शन है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 94 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, ऑल ह्यूमंस एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू। तो ये पैसेज से लिया गया क्वेश्चन है और आप देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में आपको एक पैसेज मिलता है, जिसमें पैसेज में लिखा गया है कि अगर आप इसके 4th लाइन में आते हो तो 3rd से हम शुरू करते हैं। इफ नॉट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर इज डेडिकेटेड टू लिविंग वेल। तो हमारा लिविंग वेल ऑप्शन यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन अपना सही है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, हर फादर अकम्पनीड बाय ऑल हर अंकल्स लेट। तो स्टूडेंट आप देखिए विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनी विथ, इस तरीके से जो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या कोई आगे प्लूरल सब्जेक्ट भी आते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो जाएगी। हर फादर वोज, हर फादर अकम्पनीड बाय ऑल हर अंकल्स वोज लेट। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आने के कारण हर फादर के अकॉर्डिंग वो जाएगा। अब आगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हालांकि टेंस के जो सक्सेस मंत्र सीरीज में मैंने इसको बहुत ध्यान से करने को कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन वर्ब के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। व्हेन आई अराइव्ड टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। तो अब पूछा गया अंडरलाइन पार्ट कौन सा टेंस है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, वॉज टॉकिंग है, वॉज वर आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 96 नंबर क्वेश्चन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सी सेज दैट टॉम इज अ डॉक्टर। तो अब आप देखिए इसमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट में चेंज करना है, तो बी ऑप्शन सही है जिसमें सी सेज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट तो लगेगा लेकिन टेंस का चेंज नहीं होगा। टेंस का बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस का बदलाव नहीं होगा। तो स्टूडेंट कुल मिला के ऐसे नहीं कह सकते कि पेपर डिफिकल्ट दिख रहा है, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर एक आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर आपने तो एग्जाम दिए हुए इसलिए बातें आ रही है, आपको तो सेलेक्ट हुए वो वहाँ बैठते हैं तब पता चलता है, लेकिन आपने भी एक अच्छी स्टडी की है, काफ़ी लंबे टाइम से आपने स्टडी की है, तो मुझे ऐसे लगता है प्रैक्टिस सेशन भी आपने खूब चलाए हैं, तो यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका भी यहाँ तक का जो पेपर है वो मुश्किल नहीं हुआ है। यस, देखिए यू फिर ब्लैंक है, पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। तो स्टूडेंट एक बात देखिए कि इसमें आपको करेक्ट फॉर्म पूछी गई थी कि पास की कौन सी फॉर्म जो है वो आएगी। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन, कंडीशनल का जो लास्ट पार्ट है उसका एक भाग है जिसमें इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट आता है जो यहाँ पर आ गया, और दूसरे क्लोज में क्या आता है, वुड आ सकता है, कुड आ सकता है और माइट आ सकता है, और उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज जो है वो किया जाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन बी है, वुड हैव पास्ट। जो बाकी ऑप्शंस है, शैल हैव पास्ट है, विल हैव पास्ट है या हैड पास्ट है, वो नहीं होंगे। वुड कुड माइट में से कोई भी आ सकता है, इसलिए वुड हैव पास्ट जो है इसमें आएगा। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वर्ड है 99 नंबर क्वेश्चन, क्रिटिसाइज वर्ड जिसका एंटोनिम आपसे पूछा गया इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सेंसुअर हो, ब्लेम हो या कंडेम हो, तीनों का मतलब निंदा करना, आरोप लगाना, इस तरीके के होते हैं। एंटोनिम पूछा है अपने को तो जस्ट उल्टा। कमेंट का मतलब किसी, कमेंडेबल अपने बोलते हैं प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा करना हो गया कमेंट का मतलब। तो सी ऑप्शन जो है वो कमेंट, ये सही आंसर इसमें होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 100, जी हाँ 100 नंबर क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए 100 क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, यू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। तो टू एक्सप्रेस ए डिग्रीज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, उलाहना टाइप का देना, और डिससेटिस्फैक्शन की तरह कोई बात कहना कि हम संतुष्ट नहीं है सामने वाले से। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर यू और उसके बाद एक ब्लैंक है इस जगह, और यहाँ पर मैंने यहाँ दर्शाया नहीं, तो इस जगह ब्लैंक है और यहाँ पर आपको सही मॉडल भरना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन ब्रैकेट में दिया टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन आपसे पूछा है, ये डिससेटिस्फैक्शन है और सामने वाला जो है वो खुश नहीं है उस बात से। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मे, माइट जो है मे, वुड और कैन तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि माइट ऐसे कर सकते हो, यानी कि वो थोड़ा पोलाइट हेजिटेंट भी है और वो कहना भी चाहता है अपनी बात। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो बी माइट होना चाहिए। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन में माइट आंसर जो है वो मेरे हिसाब से सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो अंडरलाइंड वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, उसके लिए मैंने आपको फ्रेजल वर्ब जो बताई थी, जिसमें मैंने बुलेट सीरीज में जो फ्रेजल वर्ब दी थी, मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स कि इन फ्रेजल वर्ब को आप करके चले जाना, 3 में 4 में से कोई भी 3 आपको मिल जाएगी, ये गारंटीड है, और ऐसा हुआ भी है। और गेव अवे में मैंने स्पेशली आपको कहा था चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज, यही मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, आप चेक कर सकते हो जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने अपने मुंह से उन अलग अलग सीरीज में बोली है जिसमें मैंने ये चीज़ें करवाई है। तो गैव अवे होगा, आपको ध्यान रखना है। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए यहाँ पर जो गैव अवे बी ऑप्शन है वो सही है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ये साउंड अपने को देखनी थी कि कौन से वर्ड में आती है, सी में भी आती है, सी में भी आती है, क्या दोनों में आती है? जी हाँ, सी इसमें भी आप देखते हो ये साउंड आती है, और SEA सी इसमें भी ये आती है। तो दोनों ऑप्शन जो है बोथ सी एंड सी जो है वो सही आंसर होंगे, इसलिए आपका जो ऑप्शन है बोथ सी एंड सी, बी और ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यस स्टूडेंट, 103rd क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स, यानी टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आंख अंधी कर लेना, उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो जैसे दुर्योधन के गुणों के प्रति धृतराष्ट्र वैसे भी ब्लाइंड था और उसने आंख मूंद लेना, इसे कह सकते हैं कि ध्यान है कि हाँ ये चीज हो रही है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो इसका जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 103 जो क्वेश्चन है उसमें जो सी ऑप्शन है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज अ नॉन ट्रूथ, यानी जानबूझकर सच की तरफ ध्यान न देना, सच को ध्यान न देना, सच की तरफ ध्यान न देना, ऐसी स्थिति जो होती है वो टर्न ब्लाइंड आई होती है। तो रिफ्यूज टू एक्नॉलेज अ नॉन फैक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन जो है, बाकी सी विथ नेकेड आई नंगी आंखों से देखना, बी रियली ब्लाइंड रियल में अंधा होना, ऐसा नहीं है, बल्कि अंधा किसी की कमियां, किसी की गलतियां जानते हुए भी उस तरफ ध्यान न देना। तो रिफ्यूज टू एक्नॉलेज ए नॉन ट्रूथ, जो नॉन ट्रूथ है उसको भी नहीं मानना, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? टर्न अ ब्लाइंड आई। ईडियम का मीनिंग इस रूप में होगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और 104 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे अराइव्ड सून आफ्टर। यस स्टूडेंट, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी जो सक्सेस मंत्र देखा है तो मैंने लेटर लिखा है यहाँ पर, आफ्टर, लेटर, ऐसे वर्ड्स मैंने बताए हैं कि ये जो है ये इस तरीके से बाद में, दे अराइव्ड सून आफ्टर, बाद में आए। तो बाद में किसका काम कर रहे हैं? ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब आएगा ये आंसर। और मैंने ये बताया है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के
अगर आप कल्प इंग्लिश एकेडमी चैनल पे अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सक्सेस मंत्र है उसमें इस तरीके की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको स्पेशली ध्यान रखना है। केवल मैंने 30 क्वेश्चंस चुने थे और मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि आपको 500 1000 क्वेश्चन करवा दी, वो तो अलग अलग किताबों में ही पढ़े, वो तो वहीं कहीं से भी कर लोगे। तो कुछ सेलेक्टेड मेरा प्रयास रहा और ईश्वर कृपा से मैं उस सेलेक्टेड प्रयास में सफल भी रहा। तो स्टूडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाई योर वॉच होगा, कई बार आया हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच होगा, इन योर वॉच नहीं होगा। एक बात मैं आपको कह दूं स्टूडेंट, कल्प इंग्लिश एकेडमी जो है वो इसी तरीके से सक्सेस मंत्र सीरीज और सभी को चालू रखेगी। ये नहीं कि अपने एग्जाम आया तो शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स को गैदर कर लिया, ऐसा नहीं है। हम लगातार आपके साथ इसी तरह की अपने वीडियोज साझा करते रहेंगे, आपके कुछ यूज़फुल चीज़ें जो है आपको देते रहेंगे। और अभी भी कोई बात नहीं है, जैसे मैंने कहा किसी का पेपर अगर ख़राब हुआ है तो बिल्कुल निराश न हो। मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो 5 बार नहीं 19 बार जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम दिया, लेकिन 18 बार वो असफल रहे और 19वीं बार वो सफल हुए और आज बहुत आराम से वो नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप भी इतनी बार असफल हो। मेरा कहने का मतलब है कि आपसे ज़्यादा लोगों ने फेलियर देखी है। तो अगर आपको कहीं निराशा हो रही है, माता पिता के सपने ये वो, भूल जाइए एक बार उनकी बात को। आपका जीवित रहना और आपका मन से अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीवन की। तो इनको कभी भूलना मत, क्योंकि सफलताएं असफलताएं ये सारी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलती रहेगी। अपने को इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। एक बार हाँ, पिछली जो गलती थी उससे सीखना है और फिर से तैयार होना है, फिर से खड़े होना है और उसी जज्बे के साथ। और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, आप कल्प इंग्लिश एकेडमी से जुड़े रहिए, हम आपको और भी बेहतर करके दिखाएंगे। और अगली बार एग्जाम में ईश्वर कृपा और आपके माता पिता के आशीर्वाद के साथ आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, अगर आप इस बार कुछ निराश फील कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने अच्छा पेपर किया है तो बधाई, और निश्चित रूप से आप अपने सपने के साकार होने के बहुत करीब हो। यस स्टूडेंट, एक 106 है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वी मस्ट ब्लैंक एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेट। देखिए ये कह रहा है कि हमें अपने खर्चों को, वरना हम डेट में चले जाएंगे, ऋण में फंस जाएंगे। तो खर्चों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेजल वर्ब की मेरी जो सीरीज है उसमें अगर आप देखेंगे, जिसमें मैंने 2 वीडियो प्रेजेंट किए हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में बुलेट सीरीज में, तो मैंने स्पेशली ये बताया कि कट डाउन, रिड्यूस करना, कम करना। और यही ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है, हमें हमारे खर्चों को कम करना पड़ेगा, इस तरीके का मैंने आपको दिया है। तो कट डाउन इसमें होगा स्टूडेंट्स, आप एकदम इस बात को ध्यान रखें। यह स्टूडेंट, कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, मतलब खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, वरना हम ऋण में फंस जाएंगे। यह स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और 107 में हम जाते हैं। यस, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यस स्टूडेंट, अगर आप देखें तो वैन आई प्लीज है, वैन आई प्लीज जो है इसमें अंडरलाइंड है। आई विल डू इट वैन आई प्लीज, ये कौन सा क्लोज है? मैं फिर कह दूं, थोड़े दिन पहले एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्लोज को लेकर। तो उसमें मैंने बताया था कि आई विल डू इट कब करूं, वैन आई प्लीज, जब मेरी टाइम, यानी वैन का आंसर जब आ रहा हो इस तरीके से, तो वो जो होता है एडवर्ब क्लोज होता है। ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा, हालांकि टाइम कम था, मैं मानता हूँ आप भी उन दिनों में बहुत कंफ्यूज थे, 2 दिन में क्या क्या करें क्या छोड़े, लेकिन उसमें अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप अभी भी उनको देख सकते हो। एग्जाम्स आते रहेंगे, क्या पता आपकी सफलता किस जगह निश्चित हो। तो एडवर्ब क्लोज उसको कहते हैं। क्लोजेज को पहचानने के लिए आप उस वीडियो को देखें। हालांकि वो वीडियो मैंने बहुत जल्दी में तैयार किया था, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब आपको एक एक चैप्टर ऑन डिमांड आपके कहते ही मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि आपके एक एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके सामने हो। और इसलिए नहीं कि बस सिर्फ टेस्ट सीरीज चला दी और उसके सॉल्यूशन दे दिए, जी नहीं, बिल्कुल टॉपिक जो है वो मेरी कोशिश रहेगी आपको बताने की। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए फोनेटिक्स की क्लास के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स वो बहुत लंबी चौड़ी क्लास होती है, उसके लिए अभी उतना टाइम नहीं बचा था कि 2 दिन पहले 5 दिन पहले मैं उसको बताऊं। लेकिन वादा रहा, आगे आप जो भी कहेंगे वो सारी क्लासेस ऑन डिमांड आपके पास होगी।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स एंड अमेंडमेंट हैज बीन मेड। तो देखिए अमेंडमेंट टू, तो अमेंडमेंट के साथ क्या आता है, टू आता है, अमेंडमेंट टू द बिल, तो मेड टू द बिल, बी ऑप्शन टू है वो आएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, टू ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 109 में। तो ये कह रहा है वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था नाउन क्लोज उसी क्लोज वाली क्लास में कि जब ऐसे नाउन का काम हिज एड्रेस इज नॉट नोन और वेयर ही लिव्स, मैंने टाइम का एग्जांपल दिया था। तो जब सब्जेक्ट का काम कोई क्लोज करता है तो एडवर्ब क्लोज कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो नाउन क्लोज ही होगा, WH वर्ड से शुरू होते हैं, ये मत सोच लेना वेयर से शुरू होते हैं कि भाई ये तो एडवर्ब ही है, ये नाउन क्लोज, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसमें होगा। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और इट इज टाइम यू टू बेड। देखिए स्टूडेंट, फिर मैं बता दूं, टेंस की सक्सेस मंत्र में मैंने आपको इन तीनों तरह के एग्जांपल बताए थे कि इट इज टाइम के बाद इट इज टाइम टू शट द डोर, टू इन्फिनेटिव आता है, लेकिन अगर बीच में सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये मैंने बहुत बार मैं रिपीट करके कहा था, तो वेंट आएगी यहाँ पर, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 110 तक हमने क्लियर कर लिए हैं, यहाँ तक मुझे लगता है आपको सही लग रहा होगा कि हाँ आपकी जो की आपने मन में सोच रखी है वही मैच करती है। फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है या आपसे भी कोई गलती हो सकती है, तो आप अपने आइडियाज़ मुझे शेयर ज़रूर करें और बताएं कि इस वीडियो के बाद कि क्या मेरी की जो है वो आपकी की से कितनी मेल खाती है। अगर कोई आपको भिन्नता मिलती है, कोई डिफरेंस मिलता है, तो मुझसे कंसल्ट करें। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो स्टूडेंट, एक बात तो तय हो गई कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट बनाना था, तो सेड का तो सेड है और दैट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस होना था। चूंकि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ही आएगा, जिसको आप वापस बदल कर देख लीजिए। मैंने ये बात आपको कही थी पैसिव वॉइस की सीरीज में कि आप फिर से उसको बदल कर देखिए क्या ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नो वन ऑफ द लेक्चर्स इंटरेस्टिंग। तो देखिए स्टूडेंट, नो वन ऑफ प्लस आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आई है, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इज जो है वो सही आंसर होगा। यस स्टूडेंट, आपको पता है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर जॉन कीट्स की लाइन है और इसमें इस लाइन को अलग से अंडरलाइन कर रखा था, थिंग ऑफ ब्यूटी, और पूछा गया था एक्चुअल में ये क्या है। तो अगर आप देखते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, अब ये एडजेक्टिव है ब्यूटी, आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यूटी यानी सुंदरता होती है, ये नाउन है। ब्यूटीफुल होता तो वो एडजेक्टिव होता। तो कुछ स्टूडेंट ने इसको क्या कर दिया, कुछ स्टूडेंट ने इसको इस रूप में ले लिया कि भाई ब्यूटी है एडजेक्टिव ही होगा। जी नहीं, ये नाउन है और आपको ध्यान रखना है नाउन प्रेपोजिशन नाउन का। अगर आप हमारे प्रेपोजिशन के अवनी सीरीज में आप जाएंगे, अवनी पे जो हमारे वीडियोस है उसमें मैंने ये बात बताई है कि बहुत सारे इस तरीके के जो पेयर्स है वो आ सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव या इस तरीके से। तो यहाँ नाउन और नाउन है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन है, थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके, मैन ऑफ माइट, मैन ऑफ लेटर्स, इस तरीके का जो ये बनता है, तो इसलिए नाउन यहाँ पर इसको मानेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अ स्टोरी, पोइम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, छुपे हुए मीनिंग में, टिपिकली ए मोरल और पॉलिटिकल वन, पॉलिटिकल वन होती है जिसमें मोरल उद्देश्य निकलता है। आप अगर इसको देखेंगे तो एलिगरी बोलते हैं, ड्रामेटिकल और
बाइबलिकल एलिगरी, पॉलिटिकल एलिगरी, ऐसे एलिगरी होती है। और एलिगरी के बारे में फिर मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ये बात बताई है, तो आपको ध्यान रखना है ये एलिगरी होगी। और ये बाइबलिकल यानी जो बाइबल पर आधारित है, और ड्रामेटिक पॉलिटिकल जो किसी पॉलिटिकल सिचुएशन पर आधारित हो, ऐसी एलिगरी जो इसका एक अलग मीनिंग निकलता है और जो मॉरल और पॉलिटिकल हो सकती है, इसलिए उसको एलिगरी कहते हैं। मैंने आपको बताया। ये 115 क्वेश्चन है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। ये बात तय है कि ये पैसिव इसका सेंटेंस है, इसको एक्टिव बनाना था। हैज़ बीन अगर देखें तो अब ये देखिए बाई यहाँ पर कुछ नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ऐसा आएगा जो बाद में रिपीट नहीं होगा, समवन, ये बात तो तय हो गई। तो 115 में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है समवन हैज़ पिक्ड, हैज़ बीन है तो हैज़ आ जाएगा एक्टिव में, और पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट यहाँ पर है तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। फिर से हम एक्टिव से पैसिव में बनाकर देख लेंगे, सही होगा तो हमने चुन लिया, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स ब्लैंक विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर वोज जो है वो सीधा सीधा आंसर है, वो बहुत लोगों ने बताया है। मैंने भी पहले इसमें वोज ही माना था और मुझे लगा कि हाँ वोज ही होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा इस पर। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इस बात की कोई ऐसे नहीं कह सकता कि एकदम मैं सही हूँ हर जगह, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि विथ हिम द बिजनेस, पॉलिटिक्स अगर आइडियाज के रूप में ले तो सिंगुलर प्लूरल, अगर आगे यहाँ हिज पॉलिटिक्स होता तब तो प्लूरल ही आनी थी, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स है जो एक सब्जेक्ट और सेट ऑफ आइडियाज हो सकता है, जिसके साथ अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है। ओके, अब आप देखिए विथ हिम, उसके साथ रहा बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, यानी वो जीवन भर उसके साथ बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर एक टाइम का भाव आ रहा है, और मुझे जहां तक लगता है जब इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ऑल हिज लाइफ या इस तरीके से जिसमें टाइम हो, हालांकि जिसमें सिंस फॉर नहीं हो, तो वहां परफेक्ट भी आ सकता है, इसलिए हैव बीन मैंने सेलेक्ट किया। और मुझे जहां तक लगता है कि बोर्ड की तरफ से जो आंसर है वो यही आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन भी गलत हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस सेंस में यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और वोज भी जो है इसमें सही आंसर माना जा सकता है। तो मैं एकदम ऐसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से प्रीफर करता, मैं स्टूडेंट होता तो हैव बीन करता। हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो, वो जो ऑप्शन भी है वो सही यहाँ पर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सही हो गया तो मैं बड़ा हो गया, या मेरा कोई चीज़ गलत हो गई तो मैं बहुत छोटा हो गया। ये चीज़ हम सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं, जिस कुछ थोड़े आगे हैं, कुछ हमसे पीछे हैं, और हम एक स्टूडेंट ही है, जीवन भर हमें स्टूडेंट ही रहना है। ओके स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोनेट। सोनेट की फीचर कौन सी नहीं है? देखिए लिरिक पोइम का टाइप होती है, आपको पता है, चाहे ओड हो, एलेजी हो, ये सारी क्या होती है, लिरिक पोइम होती है, सोनेट हो। इट मे हैव एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, में हो सकता है, जरूरी नहीं होई, लेकिन आपको पता है कि ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं जब वो मिल्टॉनिक सोनेट में या इटालियन टाइप से लिखी जाए। और थर्ड है इट हैज़ 14 लाइन, 14 लाइन तो होनी जरूरी है। और लास्ट है कि इट इज़ नेवर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जबकि ये बात सही है कि पोइम जो है, सोनेट जो है, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है। तो ये ऑप्शन जो है वो नॉट, आपको ध्यान रखना, नॉट ए फीचर, ये फीचर नहीं है, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 118, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन देन स्पेस बिगेन टू टॉल। ये एक्चुअल में एमिली डिकिंसन की एक पोइम है, और इसमें ये जो है स्पेस को वो टॉल करने, वो घंटी बजाने लगता है। तो घंटी बजाना मतलब उसको, स्पेस को ह्यूमन एक्टिविटी की तरह दिखाया, घंटा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर उसको ह्यूमन एक्टिविटी के साथ प्रेजेंट किया गया, इसलिए ए पर्सोनिफिकेशन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और निश्चित रूप से 119 पर हम आ गए हैं, और बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन है, स्टॉप टेल मी व्हाट रियली हैपन। इसमें बीट अबाउट द बुश हम पढ़ते हैं, बीट अराउंड द बुश भी हो सकता है, बीट अबाउट द बुश भी हो सकता है। तो बीट अराउंड जो है वो ऑप्शन भी इसमें सही हो सकता है, लेकिन यहां पर हम एक बार के लिए चुनने को कहें तो हम बीटिंग अबाउट द बुश ही कहेंगे। हमारे हिसाब से ए ऑप्शन जो है बीटिंग अबाउट द बुश है, वही सही होना चाहिए। अब आप देखिए स्टूडेंट, 120 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें पूछा गया है
क्या पूछा गया है? ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन। तो स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि इस अंडरलाइंड वर्ड को जो है वो बताना है कि क्या मीनिंग होता है। देखिए ब्रिटल होता है भंगुर, जो कठोर तो हो लेकिन ऐसे इजीली ब्रोकन हो जाए, जैसे शुद्ध सोना होता है या कई मामलों में कांच भी होता है। तो ब्रिटल यहाँ पर सही है। 120 में ये जो पूछे ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस, इसकी जगह अगर कहें तो ग्लास इज ब्रिटल, तो ये सही है। ग्लास इज ब्रिटल ही जो है, इसमें ब्रिटल इसको ऑप्शन को इस पूरे फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए ब्रिटल का मतलब भी जो इजीली टूट जाए, भंगुर हो उसको कहते हैं। हालांकि वो हार्ड हो लेकिन इजीली टूट जाए तो ऐसी कुछ चीज़ को भंगुर कहते हैं और इंग्लिश में उसे ब्रिटल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, 121 चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। ये एक असरेटिव सेंटेंस है और अपने को इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना था। चूंकि किसी की डेथ की बात है तो ये निश्चित रूप से इसके साथ अलेस आएगा। बाकी जो है अलेस पुअर बिमला इज डेड, तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। वाव बिमला इज डेड, ये तो हो ही नहीं सकता। हो पुअर बिमला इज डेड, नो हुर्रे, तो ये कोई खुशी की बात तो है नहीं। तो एलेस के साथ आएगा, जिसको भी पता है कि एलेस जिसने सही पकड़ लिया वो फिर अपने आप ही उसका आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट 122 सीइंग अ बेयर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड। तो एक भालू को आता देखकर वो जमीन पर लेट गया। अब अपने को बनाना क्या था इसमें? अब इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। तो कंपाउंड जो है वो मैंने आपको फैन बॉयज़ का नाम बताया था, और फैन बॉयज़ में जब मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी क्लोजेज की उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो फैन बॉयज़ में मैंने बताया था कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इनसे जो बनते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो भालू को आता देखकर वो ज़मीन पर लेट गया, तो उसने एक भालू आता देखा एंड ले ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर लेट गया। तो ही सॉ अ बेयर एंड ले ऑन द ग्राउंड। तो ये ही, क्योंकि बाकी जो है वो सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं और डी ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वही सही होगा। देखिए स्टूडेंट, इफ आई वर यू आई बाई अ कार, अगर आपको पता है इमेजिनेटिव सिचुएशन है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वुड, कुड, शुड, माइट इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वुड और माइट थे नहीं, शुड दिया हुआ था, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, शुड बाई होगा। तो अगर आपने शैल बाई, बॉट या कुछ और किया है तो आपका ऑप्शन गलत है। शुड, वुड, माइट तीनों, कुड भी हो सकता है, चारों ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं, लेकिन कुड, वुड और कुछ जो दिए हुए नहीं थे इसलिए शुड को हम चुन सकते हैं। हालांकि ये लिस्ट प्रायोरिटी पर आता है, लेकिन फिर भी कुछ और ना मिले तो ये ही सही। अब देखिए द मैन वॉजंट गिवन मनी बाई हर। अब आपको पता है इसको आपको चेंज करना था, पैसिव वॉइसेस का चेंज करना था, इसको आपको वॉइस में चेंज करना था। अब आप देखिए 122 कहता है एक्टिव वॉइस बनाना था आपको। तो देखिए वॉजंट अगर आपको पता चला है, वॉजंट है तो इधर क्या आ गया? डिडंट। ठीक है, तो यहाँ पर शी डिडंट गिव मनी टू द मैन, तो द मैन वॉजंट गिवन मनी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, और अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इसमें रेकलेस का जो है सिनोनिम पूछा है। रेकलेस का मतलब बेपरवाह होता है, जिसको मतलब भी ना हो। तो आप देखिए पंक्चुअल, कंसर्न्ड और कॉशस। कंसर्न्ड यानी चिंतित होता है, पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? टाइम पर आने वाला, समय का पाबंद, और कॉशस सावधान होता है। तो केयरलेस जो है रेकलेस का यहाँ पर सिनोनिम है, बेपरवाह, लापरवाह टाइप का पर्सन। अब आप देखिए क्वेश्चन जो लास्ट 10 क्वेश्चन है वो मेथड्स के रिलेटेड है, तो अपने को थोड़ा ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। देखिए स्टूडेंट, बाइलिंगुअल मेथड के डीमेरिट बताने, लर्नर मे नॉट रिलाई मोर ऑन देयर L1, जो L1 वो सीखे हुए होते हैं उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ये बात सही है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो एक्चुअल में द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन L1 एंड L2 ऑल्सो, तो ये एक्चुअल में डीमेरिट नहीं है,
ये तो रिक्वायरमेंट है। तो टीचर देयर इज वेरी चांस टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल इट इज टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथड देयर इज अ डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन मेथड, बिल्कुल सही है। और देयर इज एवरी चांस टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द फीचर ऑफ L1 एंड फॉरेन लैंग्वेज, तो ये भी सही नहीं होगा। इसलिए द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन L1 एंड L2 ऑल्सो। ये जो है ये एक रिक्वायरमेंट है, ये इसका डीमेरिट नहीं है, इसलिए ये मेरे हिसाब से ये इसका डीमेरिट में इसका चुनाव हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। द मेजर वीकनेस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको आप CLT कहते हैं, उस प्रैक्टिस की मेजर वीकनेस क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन के 127 के अगर ऑप्शन देखोगे, लर्नर गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क, तो ये इसका मेरिट है, डीमेरिट नहीं है, ठीक है, वीकनेस नहीं है। फिर टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, ये थोड़ा मान सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं तो टीचर्स को का जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा कम हो जाता है। बाकी पेयर एंड ग्रुप वर्क बिल्ड लर्नर्स कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग इज इंटरेस्टिंग, ये इसका मेरिट है। और लर्नर एक्वायर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये भी सॉरी, तो बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है। इसलिए बी जो है टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, ये इसका सही ऑप्शन जो होगा। ओके स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड? ऑडियोलिंगुअल मेथड पैटर्न प्रैक्टिस की जाती है जिसमें, और इसमें एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स नहीं होते, बल्कि ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में वो एक्सप्लिसिट रूल हम देते हैं, बल्कि इसमें तो पैटर्न प्रैक्टिस के थ्रू ही व्यक्ति जो है एक्वायर करता है। इसलिए इसका नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, सच नहीं है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे 128 में तो आप देख सकते हो कि बाकी ऑप्शन क्या दिए रहे हैं। समटाइम द टीचर एक्ट्स आउट ऑफ द डायलॉग्स, बिल्कुल सही है। और उसके बाद वो एक्टिंग करता है उस डायलॉग के अकॉर्डिंग। द टीचर प्रेजेंट्स ए डायलॉग विद स्टूडेंट रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, बिल्कुल सही है। एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, जी नहीं। और नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड, नो यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। इसलिए मेरे हिसाब से एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स है वो इसका सही ऑप्शन जो है वो इसमें से हो जाएगा कि नॉट ट्रू के सेंस में। अब आगे है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ CCE? CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। तो देखिए स्टूडेंट, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आप देखेंगे 129 में, तो वो बाकी के जो भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे मेरिट्स है, डीमेरिट्स है ही नहीं। डीमेरिट केवल एक ही है जो हम कह सकते हैं, लर्नर्स डोंट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लियरली, जबकि इसमें CCE में कॉन्सेप्ट वो क्लियरली, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो उसको सीखते हैं। तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव उनका इवेल्युएशन होता है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ये नहीं मिलती। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है 130, और 130 जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल का मतलब दोनों लैंग्वेजेस का यूज होता है। L1 इज यूज ओनली बाय द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन वोकेबलरी एंड फ्रेजेज, जी नहीं। L1 का यूज टीचर के द्वारा किया जा सकता है कई बार जब स्टूडेंट्स को मीनिंग समझने में दिक्कत हो रही हो। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत है, और प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड, इस भाषा को आपको समझना है तो इस रूप में ये बिल्कुल गलत हो गया। टीचर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में हम इसको चुनेंगे क्योंकि नॉट इंक्लूड आया है, इसलिए यह सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड? तो देखिए स्टूडेंट 131 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ऑडियोलिंगुअल मेथड में ए ऑप्शन है, लैंग्वेज इज लर्नड यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको पता है बार बार डायलॉग रिपीट किए जाते हैं, सुने जाते हैं, तो वो लिसनिंग से हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद रिपीटिशन ऑफ ड्रिल्स आर कॉमन, बिल्कुल सही है, रिपीटिशन होता है। लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो तो कम्युनिकेशन के लिए होती है, तभी तो वो सिखाया जाता है। और लैंग्वेज इज लर्न कॉन्टेक्चुअली, तो ये भी बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डायलॉग ड्रिलिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो सी ऑप्शन जो है लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, वो बिल्कुल सही है। यह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 132। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT? ओके, आपको पता है कि CLT में एक जो टास्क होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो बाकी ऑप्शन हैं वो सही है
और नॉट ट्रू है तो इसका मतलब द अप्रोच यूजेज ए टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी जो ऑप्शन है लैंग्वेज लर्नर इन CLT लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन वन अनदर टीचर। कम्युनिकेटिव में इंटरेक्शन तो होता ही है। दूसरा है लर्नर टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पेयर्स एंड टीचर्स। ओके, बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज टू इनेबल द लर्नर टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से टेक्स्ट बुक का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, बल्कि टास्क का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सीखने के लिए टेक्स्ट बुक जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 133 जो ऑप्शन है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। 133 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आपको बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट। इस जगह आकर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा है कि ये क्वेश्चन मैंने साफ साफ लिखा है नॉट ऑल ऑप्शंस आर ट्रू, क्योंकि इसमें जो भी टाइप ऑफ टेस्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे होते हैं। चाहे आप इसको सर्च कर लीजिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, अचीवमेंट टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, एटीट्यूड टेस्ट हो, सभी तरह के टेस्ट होते हैं। हो सकता है वो इंग्लिश में ना हो, वो टेस्ट होते हैं, वो साइकोलॉजी में भी हो सकते हैं। तो इसने ये नहीं लिखा है कि टाइप ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो वहाँ पर तो हम फिर भी कुछ ऐसे कर सकते थे कि एटीट्यूड टेस्ट नहीं होता। अगर एटीट्यूड टेस्ट होता तो वो साइकोलॉजी में एटीट्यूड टेस्ट होता है, और एप्टीट्यूड तो सभी जो भी सोशल साइंसेज है या जो लैंग्वेजेस है उसमें भी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑल ऑप्शंस आर ट्रू, द क्वेश्चन में बी डिलीटेड। मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट होगा। अगर ये क्वेश्चन जो है इसमें एटीट्यूड टेस्ट वो मानते हैं तो फिर उनको ये लिखना था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग में कौन सा टेस्ट इसमें से नहीं होता। इसलिए या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अधूरी है या फिर ऑप्शन सारे के सारे सही है। इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ओके स्टूडेंट, 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड। देखिए ऑडियोलिंगुअल मेथड के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ऑडियोलिंगुअल मेथड में पैटर्न प्रैक्टिस होती है, उसके थ्रू वोकैबुलरी अर्न होती है। वोकैबुलरी एक्सप्लिसिटली अलग से नहीं सिखाई जाती जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिखाई जाती है। तो अब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू आपको पूछा है। तो यहाँ पर ये जो है कि क्वेश्चन जो है विच फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट विद रिगार्ड टू एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली इज करेक्ट पूछा है। टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजेस वोकेबुलरी देन रूल्स आर टोट। तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड। एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली, तो यहाँ पर आप देखिए एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली बिल्कुल सही है। एरर्स को जो है वो तुरंत ठीक कर दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजेस, बिल्कुल रोल मॉडल्स होते हैं हम कह सकते हैं। और अब आप देखिए वोकैबुलरी फर्स्ट देन ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टॉट, वोकैबुलरी पहले और फर्स्ट यूजिंग एग्जाम्पल देन रूल्स आर टॉट। तो यहाँ पर हम कहें कि टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजिंग, ये जो आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। मैं इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि मैंने यह स्टूडेंट अगर आप देखिए तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर जो होगा कि वो टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ, टीचर्स आर द रोल मॉडल्स यस, ये ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इस मामले में ये ध्यान रखना है, बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। और लास्ट जो है 150 हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिस्टम, किसने इजाद किया, भारत में उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो CBSE जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, उसने इसको जो है सबसे पहले CCE को आगे रखा था। तो CBSE मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। आपकी आपत्तियां, आप जो आंसर आपको अलग लगे हैं क्योंकि थोड़ा की जारी करने में थोड़ी सी हम जल्दी करते हैं ताकि आपको सही आंसर मिल सके। फिर भी आपका कोई भी ऑप्शन आपको ऐसे लग रहा हो कि सर मेरे हिसाब से ये आपका आंसर ऐसे है, तो आप मुझे बोल सकते हो। आपके आइडियाज़ वेलकम हैं। कल्प इंग्लिश एकेडमी आपको
अगर आप इसकी सारी एक्सरसाइज या मेरे जो वीडियोस दिए हुए उनमें आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये सिलसिला चालू रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये नहीं कि अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं अपने फिर से तैयारी में लग जाते हैं। आपकी 3rd ग्रेड अगर क्लियर हो रही है, 1st ग्रेड की तैयारी में लग जाइए। अगर 1st ग्रेड आपने अच्छा किया है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक सीखने का कोई अंत नहीं होता, सीखते रहना चाहिए। और अगर आप 2nd ग्रेड की पेपर दे चुके हैं, 1st ग्रेड की तैयारी में, 3rd ग्रेड में आपका बेकार हुआ है तो फिर से आप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि न रहो न निराश करो मन को, आपको लगातार ये तैयारी करते रहना है और निश्चित रूप से अपने आप को पॉलिश करना है, अपने को निखारना है। और ये सारे एग्जाम एक दिन आपके लिए बहुत छोटे साबित हो जाएंगे जिस दिन आप अपनी पूरी तैयारी के साथ इसमें जुटोगे। आपकी खुशियाँ ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका पेपर अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, इसी आशा और विश्वास के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करने का भी प्रयास कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को कल्प इंग्लिश एकेडमी के मैटर को जानने को, समझने को और उससे लाभ उठाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।